हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द लाइफ यू हैव लेड डजंट नीड टू बी द ओनली लाइफ यू हैव। यानी कि अभी तक जो आपने जीवन जिया है जरूरी नहीं है कि आपको आगे भी वही जीवन जीना है, विच मीन्स कि ये जरूरी नहीं है कि आप जो आज जी रहे हैं आप उसको बदल नहीं सकते। आपके हाथ में चांस है, आप उसको बदलना चाहें, मेहनत कीजिए, बदलिए अपनी लाइफ को और आगे बढ़िए। ठीक है, किसी के लिए जिंदगी नहीं रुकती। अगर आप पीछे रह जाएंगे तो कोई आपके लिए रुकेगा नहीं, वेट नहीं करेगा, राइट। तो आपको भी किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता की तरफ सोचते रहिए। उसके अलावा और कुछ भी चीज मायने नहीं रखती। अगर आप सफल होंगे तो दुनिया में 1000 लोग आपके दोस्त बनेंगे, 1000 लोग आपके पीछे आएंगे, लेकिन अगर आप असफल हुए तो जो आपके करीबी हैं वो भी आपको नजरअंदाज कर देंगे, राइट। तो सफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The killing of Hassan Nasrallah, सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह। बोल रहे हैं किलिंग मतलब डेथ, किसकी मौत हुई? हसन नसरल्लाह, उनको मारा गया। कौन थे वो? सेक्रेटरी जनरल थे हिजबुल्लाह के। हिजबुल्लाह क्या एक मिलिटेंट ग्रुप है। वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट्स बाय इजराइल। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्ट है, कुछ कार्य है, कृत्य है जो कि इजराइल द्वारा किया गया सिंस द वॉर इन वेस्ट एशिया ब्रोक आउट ऑन अक्टूबर 7, 2023। जब से वेस्ट एशिया में युद्ध छिड़ा है 7 अक्टूबर 2023 से, उसके बाद का ये सबसे घातक जो है हमला है इजराइल की तरफ से, जिसके आफ्टरमैथ्स बहुत ज्यादा घातक होने वाले हैं। परिणाम इसके बहुत ज्यादा नुकसानदायक होने वाले हैं। हिजबुल्लाह which under Nasrallah's 3-decade long leadership, हिजबुल्लाह जिसने नसरुल्लाह के 3 दशक यानी कि लगभग 30 सालों से ज्यादा लंबे लीडरशिप के, यानी कि इतने सालों से इनके लीडर कौन थे? नसरुल्लाह थे। उनके अंडर में emerged as a parallel state in लेबनान, ये लेबनान में एक सरकार के विरोधी सरकार बन गई। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि कई देशों में मिलिट्री रूल होता है, तो मिलिट्री कोई सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सरकार की तरह कार्य कर रही है। वैसे ही ये हिजबुल्लाह ग्रुप जो था वो एक मिलिटेंट ग्रुप था, लेकिन वो सरकार के विपरीत एक सरकार की तरह ही एक्ट कर रहा था। वहां के जो भी फैसले हैं वो यही लेता है। has been seen by the Israelis as their most powerful non-state enemy. non-state मतलब जो गैर सरकारी है, किसी सरकार का हिस्सा नहीं है। तो इजराइल द्वारा इसको हिजबुल्लाह को अपना सबसे ज्यादा ताकतवर नॉन स्टेट दुश्मन की तरह देखा जाता था। viewed by the US as a terror group, जिसको US एक टेरर ग्रुप की तरह मानता है। It is also a central constituent in Iran's axis of resistance. ये केंद्र है किसका? ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सेस मतलब गुट, किस चीज का गुट? विरोध का गुट है, ग्रुप है, उसका एक केंद्र भी है ये। थ्रू विच ईरान प्रोजेक्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस अक्रॉस द रीजन, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से, हिजबुल्लाह की मदद से ईरान अपना दबदबा इस पूरे गल्फ के एरिया में बना के रखा हुआ है। बाय किलिंग नसरुल्लाह, इजराइल हैज डेल्ट हिजबुल्लाह अ हेवी ब्लो। और बोल रहे हैं नसरुल्लाह को मार के इजराइल ने डेल्ट अ हेवी ब्लो का मतलब होता है गंभीर क्षति पहुंचाना। ठीक है, तो उन्होंने हिजबुल्लाह को एक बहुत गंभीर क्षति पहुंचाई है। एंड डेंटेड ईरान इन्फ्लुएंस, और जो ईरान का प्रभाव है, दबदबा है, उसको भी थोड़ा सा क्षति पहुंचाई है, उसको भी कम किया। But its cross-border attacks have killed and displaced thousands and crossed the brightest of Iran's red line. और बोल रहे हैं लेकिन इसके जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, सीमा पार से इनकी फायरिंग हो रही है, इसने क्या किया है? कई हजारों लोगों को अपने घरों से विस्थापित कर दिया है। और क्रॉस मतलब लांघना, क्या लांघा है इन्होंने? क्रॉस दी ब्राइटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो बियॉन्ड लिमिट चले गए हैं। रेड लाइन थी, यानी कि ईरान के लिए जो ये था कि हाँ ये हमारी अंतिम सीमा, इसके आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उससे भी पार जा चुके हैं। ठीक है,
द रीजन हैज नेवर बीन दिस क्लोज टू एन ओपन वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। बोल रहे हैं ये जो इलाका था, गल्फ का इलाका, ये कभी भी इजराइल और ईरान के आमने सामने खुले युद्ध के लिए इतना तत्पर या इतना नजदीक नहीं पहुंचा था। अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो ऐसी हो गई है कि अब किसी भी वक्त अगर इजराइल और ईरान के बीच में एक ओपन युद्ध, जैसा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है, ऐसा युद्ध अगर छिड़ जाए तो हमें हैरानी नहीं होगी। ठीक है। When Israel launched its retaliatory war on Gaza after Hamas October 7, 2023 अटैक ऑन इसराइल। बोल रहे हैं जब इसराइल ने रिटेलिएटरी मतलब विरोधी यानी कि किसी चीज के प्रतिशोध के रूप में जब अपना अटैक गाजा के ऊपर शुरू किया, उसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, वॉर शुरू किया, जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर अटैक किया, उसके बाद नसरल्ला ओपन सेकेंड फ्रंट बाय फायरिंग रॉकेट्स इनटू नॉर्थ इसराइल। तो नसरल्ला ने इसराइल के ऊपर दूसरा हमला, सेकेंड फ्रंट खोल दिया, दूसरा मोर्चा खोल दिया। किस तरह से कि उन्होंने रॉकेट लॉन्च करना शुरू कर दिया नॉर्थ इसराइल के नॉर्दर्न इलाके में। He wanted to keep some military pressure on the Israeli Defense Forces when the war on Gaza was killing tens of thousands of Palestinians. वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि इसराइल की मिलिट्री के ऊपर, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर कुछ मिलिट्री प्रेशर बनाया जाए, यानी कि कुछ उनके ऊपर अटैक्स करके उनको दबाव में लाया जाए। जिस समय पे वो गजा में कई हजारों की संख्या में फलस्तीनियन नागरिकों को मार रहे थे, उस समय उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए उनने ये अटैक्स करे। इसराइल प्लेड अलोंग, तो इसराइल भी फिर उसके जवाब तलब करता रहा। प्लेड अलोंग मतलब जैसा वो चाह रहा था वैसे वो भी थोड़ा एक्साइट होकर फायर करता रहा, बट विद लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ फायर इन रिटर्न। लेकिन उनने कुछ सीमा में, मतलब बहुत ज्यादा उनने फायर नहीं खोली। उन्हें ये नहीं कि अपना गाजा से ध्यान हटा के सारा उसकी तरफ चले गए, ऐसा नहीं किया। उन्हें थोड़ा बहुत उनको जवाब देते रहे। लिमिटेड एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, रिटर्न फॉर हिजबुल्लाह रॉकेट when its focus was on Gaza, क्योंकि उनका फोकस किसके ऊपर था? गजा के ऊपर। बट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग मच ऑफ गजा, लेकिन अब जब उन्होंने अधिकतम गजा को तबाह कर दिया है, इसराइल turned its attention towards लेबनान। इसराइल ने अब अपना ध्यान जो है किसके ऊपर केंद्रित कर दिया? लेबनान के ऊपर केंद्रित कर दिया। एंड देन ड्रामेटिकली एस्केलेटेड द कन्फ्लिक्ट, और बड़े ही नाटकीय रूप से पूरा का पूरा जो कन्फ्लिक्ट है वो अब इंटेंस हो गया। एस्केलेट होना मतलब गंभीर हो गया। ठीक है। टारगेटिंग हिजबुल्लाह's ग्राउंड फंक्शनरीज इट्स कमांडर्स एंड देन नसरल्ला। और फिर कैसे किया इन्होंने? पहले तो उनके जो पदाधिकारी थे छोटे लेवल के, उनको उन्हें टारगेट करा। आपको याद होगा भी कुछ समय पहले उन्होंने पेजर्स में ब्लास्ट करवाए थे, राइट? तो वो हुआ। उसके बाद में इनके कमांडर्स को टारगेट किया और अब नसरल्ला को डायरेक्टली अटैक कर दिया गया। ठीक है, उनको तो मार ही गिराया गया। तो ये क्या था? ईरान की स्ट्रैटेजी रही। इस तरीके से उन्होंने काम किया। Israel's declared objective in the north is to enable the over 60,000 people who were displaced by Hezbollah's rockets to return to their home. अब इस वक्त पे इसराइल का ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने घोषित करा है कि उन्होंने दुनिया को बोला है कि हम ये अटैक क्यों कर रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ रीजन में जब उन्होंने रॉकेट फायर करे तो हमारे 60,000 से भी ज्यादा लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से विस्थापित हो गए। तो हम चाहते हैं कि वो अपने अपने घरों में वापस पहुंचे, वो सुरक्षित अपने घरों को लौट जाए। इसलिए हम यहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए और एक जवाबी कार्रवाई के तौर पे हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रहे हैं। Its strikes have weakened Hezbollah but not destroyed its missile capabilities. तो इजराइल के जो भी अटैक अभी तक हिजबुल्लाह के ऊपर हुए हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह को कमजोर जरूर किया है, लेकिन उसकी मिसाइल की जो मारक क्षमता है या मिसाइल की क्षमता है उसको तबाह नहीं किया, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो ये नहीं कह सकते कि अब हिजबुल्लाह रिटेलिएट नहीं करेगा या वो वापस से क्रॉस फायरिंग या फिर रॉकेट्स नहीं फेंकेगा, ठीक है, लॉन्च नहीं करेगा, ऐसा नहीं कह सकते, राइट? दिस मीन्स इजराइल कुड लॉन्च अ ग्राउंड ऑफेंसिव इनटू लेबनान। अब क्योंकि हिजबुल्लाह इस वक्त कमजोर हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि इजराइल जमीनी स्तर पे, जमीनी वहां पे घुसपैठ करके, जमीनी हमला करके, ऑफेंसिव मतलब युद्ध डिक्लेयर करके लेबनान में घुस सकता है।
seeking to push Hezbollah to the north of the Litani River and carve a buffer on the border. तो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि हिजबुल्लाह को लिटानी रिवर के नॉर्थ साइड तक धकेल दे और क्या करे, कार्व करे यानी कि बनाए एक बफर, सुरक्षा रीजन बनाए, सुरक्षा कवच बनाए बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, ये उसका प्रयास रहेगा, किसका, इजराइल का। उसकी कोशिश यही रहेगी कि हिजबुल्लाह के ऊपर जमीनी कार्रवाई करके उनको जो लितानी रिवर है उसके नॉर्थ साइड पे धकेल दिया जाए और फिर बॉर्डर्स जो है उनको सुरक्षित कर दिया जाए। A ground offensive would displace and kill tens of thousands of people in Lebanon. लेकिन अब आप हिजबुल्लाह को अटैक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे लेबनान के आम नागरिक भी तो होंगे जो हो सकता है खुद भी हिजबुल्लाह से परेशान हो, राइट। तो ये ग्राउंड ऑफेंसिव जो होगा, जमीनी कार्रवाई जो होगी, हमला जो होगा, ये क्या करेगा, ये कई हजारों की संख्या में लेबनान के आम नागरिकों को विस्थापित करेगा, उनको मारेगा। विच इज रीलिंग अंडर डीप इकोनॉमिक पेन्स, जो कि पहले ही रील अंडर मतलब जूझना, किस चीज से जूझ रहे हैं, वो बहुत ही गहरे इकोनॉमिक दर्द से जूझ रहे हैं। यहाँ की इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसका मतलब हमें यहाँ साफ हो गया। Israel's invasion of Gaza is yet to meet its declared objectives of destroying Hamas and securing the release of hostages. इजराइल ने जब गजा के ऊपर अपना वॉर डिक्लेयर करा था, तब उन्होंने ऑब्जेक्टिव दुनिया को बताया था कि हम चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया जाए, हमास को तबाह कर दिया जाए, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो हमारे हॉस्टेजेस इनके पास हैं, हमारे बंदी इन्होंने बनाए हुए हैं, जो उनको हम रिहा करवा पाए। तो वो तो उनका ऑब्जेक्टिव, वो तो उनका उद्देश्य पूरा हुआ नहीं, राइट। तो गजा में जो इनका ऑब्जेक्टिव रहा, उद्देश्य रहा, वो अभी तक पूरा हुआ नहीं। उसके बाद में लेबनान में इस उद्देश्य से बोल के अगर अटैक करता है तो क्या गारंटी है कि इनका ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। There is no guarantee that Israel would quickly meet its objective in Lebanon. इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लेबनान में उनको अपना जो उद्देश्य है वो एकदम से तुरंत ही हासिल हो जाएगा। But Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sees the crisis as an opportunity for Israel to degrade its non-state rivals even at the cost of triggering an all-out war with Iran. लेकिन जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, वो इस क्राइसिस को, इस परेशानी को, इस चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, एक अच्छी, एक उनके पास में मौका है उसकी तरह देख रहे हैं कि इजराइल इस वक्त क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, कमजोर कर सकता है किसको, जो उनका नॉन स्टेट राइवल है। नॉन स्टेट राइवल कौन है, हिजबुल्लाह है, उसको वो कमजोर कर सकते हैं, जिसकी चाहे उनको कीमत ईरान के साथ में एक ऑल आउट वॉर यानी कि क्लियर कट ओपन वॉर के तौर पे भी चुकानी पड़े, तो भी वो करने के लिए तैयार। The US publicly calls for ceasefires in Gaza and Lebanon. US ने पब्लिकली, US की रिप्रेजेंटेटिव्स ने सबके सामने आके गजा और लेबनान में सीज फायर का आह्वान किया है। बट these words do not carry any weight as the Biden administration continues to arm Israel. लेकिन इन शब्दों का आपने जनता के सामने तो बोल दिया, लेकिन इन शब्दों का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, अर्थ नहीं है। क्यों कैरी वेट, मतलब कि प्रभावित नहीं करते किसी को भी। क्यों? क्योंकि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजराइल को अभी भी हथियार मुहैया कराया जा रहा है। तो आप एक तरफ उनको हथियार मुहैया करा रहे हो कि लो लो लड़ाई करो, दूसरी तरफ आप जनता के सामने आके बोल रहे हो कि हम चाहते हैं कि भैया आप लोग युद्ध रोक दो। तो आपका जो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, पता है सबको। वर्ड्स आपके कह रहे हैं रोक दो, एक्शन आपके कह रहे हैं चलो चलो और युद्ध करो, राइट। और सबको पता है कि ईरान में अमेरिका का भी अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, तेल के लिए इराक, ईरान में उनका हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है, राइट। ईरान रिपीटेडली प्रोवोक्ड एंड पुश्ड टू द कॉर्नर हैज सो फार एक्सरसाइज्ड रिलेटिव रिस्ट्रेन व्हाइल इजराइल हैज गॉन ऑन अ ब्लड थर्स्टी रैम्पेज। ईरान जिसको बार बार रिपीटेडली प्रोवोक किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, पुश टू द कॉर्नर मतलब कि उसको अंतिम अनप्लेजेंट सिचुएशन तक धकेला जा रहा है जहां से वो वापस नहीं आ सकता। तो इन्होंने अभी तक क्या किया है, सो फार एक्सरसाइज रिलेटिव रिस्ट्रेन, इन्होंने अभी तक खुद को रोका हुआ है, ठीक है। किस चीज से रोका हुआ है, संयम बरता हुआ है कि हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इजराइल क्या है, इजराइल एक ब्लड थर्स्टी रैम्पेज के ऊपर, एक हिंसक खूनी रैम्पेज मतलब कि तबाही मचाने के ऊपर आतुर है। ईरान माइट
बी टेम्प्टेड टू रिस्पॉन्ड टू द नसरुल्लाह किलिंग विद फोर्स। ईरान को अब ये हो सकता है प्रलोभन या फिर उसको इस चीज के लिए प्रोवोक किया हो सकता है वो कि भाई नसरुल्लाह की मौत का हम बदला बल से ले, बट तेहरान शुड नॉट गिव मिस्टर नेतान्याहू व्हाट ही वांट्स। लेकिन तेहरान कौन हो गया? इराक हो गया। तो उनको नेतान्याहू को मौका नहीं मिलना चाहिए। जो वो चाहते हैं कि मुझे एक मौका मिले और मैं अटैक कर दूं, तो ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट अ वाइडर वॉर इन वेस्ट एशिया, या फिर ये कहें कि उनको एक बहाना ना दिया जाए कि एक बहुत बड़ा वॉर वो वेस्ट एशिया में शुरू कर दें। इस चीज का मौका उनको नहीं देना चाहिए। यानी कि सलाह फिर ईरान को ही दी जा रही है कि बेटा तुम तो समझदार हो, तुम ही समझदारी दिखा लो। जैसे कि आमतौर पर होता है, एक को बोल दिया जाता है कि तुम समझदार हो, दैट मीन्स कि तुम्हें ही झुकना पड़ेगा, राइट? तुमसे ही समझदारी की तुम्हें ही अपना आत्मसम्मान गिराना पड़ेगा। तो ईरान को फिर बोला जा रहा है कि तुम ही पीछे हट जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ हसन नसरुल्लाह's डेथ ऑन द रीजन। तो हसन नसरुल्लाह की मौत का इस पूरे इलाके में क्या प्रभाव पड़ेगा? एनी आइडिया? देखो सीधी सी बात है, इस पूरे इलाके में अब क्या हो गया है, एक ऑल आउट वॉर, और जिसमें आमने सामने कौन होंगे? इराक, ईरान और इजराइल। इन दोनों देशों के बीच में एक सीधे ओपन वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर ईरान भी रिटेलिएट करता है या हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट करता है तो। ठीक है, द किलिंग ऑफ हसन नसरुल्लाह विल लीड टू हिजबुल्लाह लूजिंग इट्स प्राइमरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन लेबनान। ये तो इनकरेक्ट है। इसकी वजह से, उनकी डेथ की वजह से उनका मजबूती तो कम नहीं होगी ना, कि लेबनान में उनका दबदबा कम हो जाएगा या उनका जो उन्होंने गढ़ बना के बैठे हैं लेबनान को, वो कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इसके बाद में इजराइल एक ग्राउंड वॉर करता है, ठीक है, जमीनी स्तर पर युद्ध करता है हिजबुल्लाह के साथ में, तो हो सकता है कि वो लेबनान से हाथ धो बैठे या लेबनान से पीछे उनको हटना पड़े, राइट? पर अगर इतना कर ही वो रह जाते हैं, इजरायली इतना कर ही रह जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो लेबनान से पीछे हट जाएंगे। तो ये इनकरेक्ट है। Israel's actions against Hezbollah could potentially spark a full-scale war with Iran. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी is correct. The US and Israel will now collaborate more closely to tackle Hezbollah. Incorrect है. Nasrallah's death will cause Iran to completely withdraw its support for Hezbollah. ये भी incorrect है. The passage suggests that Hezbollah under Nasrallah's leadership is seen as, कैसा देखा जाता है उनको? इजराइल का सबसे पावरफुल नॉन स्टेट एनिमी के तौर पे। द लीस्ट इफेक्टिव मिलिट्री ग्रुप इन द रीजन, इनकरेक्ट है। अ सेंट्रल एलाई फॉर ऑफ इजराइल, तो इजराइल का तो ये दोस्त है ही नहीं, इनकरेक्ट है, तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। द मोस्ट पावरफुल नॉन स्टेट एनिमी ऑफ इजराइल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why did Nasrallah opened a second front by firing rockets into northern Israel? उन्होंने क्यों किया? ताकि गाजा के ऊपर थोड़ा अटैक जो है वो थोड़ा कम हो जाए, उनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर बनाया जाए, इजराइल के डिफेंस प्रोसेस के ऊपर मिलिट्री प्रेशर बनाया जाए टू प्रोटेक्ट गजा फ्रॉम इजरायली अटैक्स। तो उनको प्रोटेक्ट कर पाना तो इसका उद्देश्य नहीं था, पर उनके ऊपर प्रेशर बनाना इसका उद्देश्य था, तो ये इनकरेक्ट है। टू पुट मिलिट्री प्रेशर ऑन द इजरायली डिफेंस फोर्सेस, बिल्कुल करेक्ट है कि अब हम दोनों तरफ से किस किस से निपटे, हम यहाँ पे गजा से निपटे या वहां पे हम उनसे निपटे, हिजबुल्लाह से निपटे। तो इस तरीके का थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है? Israel's invasion of Gaza has already met its declared objectives of destroying Hamas. ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने बोला कि देखो अभी उनने हिजबुल्लाह पे अटैक करने के लिए ये डिक्लेरेशन दे दिया कि भाई हम अपने जो विस्थापित लोग हैं नॉर्दर्न रीजन से, उनको चाहते कि वो सुरक्षित वापस हो जाए, अपने घरों के उजाले जाए। लेकिन अब फिर उनने आगे तर्क दिया कि गजा में तो उनने डिक्लेयर करा था कि भाई हॉस्टेजेस छुड़ाने हैं और हमास को खत्म करना है, तो वो तो अभी तक पूरा कर नहीं पाए ये लोग, तो इसमें क्या गारंटी है कि ये तुरंत प्रभाव से हो जाएगा? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Which of the following is best synonym for the word restrain in the passage? Restrain का मतलब क्या होता है? किसी चीज से खुद को रोकना, बचाना, ठीक है,
अग्रेशन, मतलब अग्रेशन में तो आप रोक नहीं ना रहे खुद को, अग्रेशन में तो आप आगे आघात कर रहे हैं। मॉडरेशन मतलब थोड़ा कम करना किसी चीज को, राइट। प्रोवोकेशन उकसाना। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब मार धाड़, अग्रेशन। तो हॉस्टिलिटी और अग्रेशन सिनोनिम है। दैट मीन्स प्रोवोकेशन भी अग्रेशन को उत्तेजित करता है, लेकिन मॉडरेशन जो है वो खुद को रोकने से सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि आप अगर खुद को मॉडरेशन में रखेंगे दैट मीन्स आपको खुद को संयम में रख रहे हैं, और रिस्ट्रेन करने का मतलब भी संयम रखना ही होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउएवर इट ऑल्सो रेजेस, अब कोई भी स्टेटमेंट अगर हाउएवर से स्टार्ट होती है तो किसी पैसेज की शुरुआत नहीं कर सकता, राइट। हाउएवर वर्ड से हमें पता चल जाता है। हाउएवर, सो फार, एज अ रिजल्ट, दस, ये कभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होते, ठीक है। तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ऑप्शंस में जाओ, पी को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट हो गया। However, it also raises questions, हालांकि ये और भी सवाल खड़े करता है about its impact on industrial sector, कि इसका प्रभाव इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर क्या पड़ेगा। Which has long benefited from lower electricity rates compared to neighboring states, जिन्होंने बड़े लंबे समय से कम इलेक्ट्रिसिटी रेट्स का फायदा उठाया है, जो कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में काफी कम है, ठीक है। अब ये हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी रेट्स रिवाइज हुए हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी हमें फर्स्ट स्टेटमेंट हम पी नहीं होगा क्योंकि हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है। फॉर अ स्टेट ग्रैपलिंग विद फिस्कल चैलेंजेस दिस डिसीजन, अगेन दिस बोला गया, यानी कि किसी डिसीजन की बात की जा रही है जो डिसीजन पहले मेंशन किया गया है, राइट। तो क्यू भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो। बी भी गया, सी भी गया, बचा क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोल रहे हैं एक स्टेट जो कि ग्रैपलिंग विद यानी कि जूझ रहा है, किससे जूझ रहा है? फिस्कल चैलेंजेस, फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहा है। दिस डिसीजन अंडरस्कोर्स द नेसेसरी शिफ्ट टुवर्ड्स फिस्कल डिसिप्लिन, तो ये जो फैसला है ये हाईलाइट करता है, जोर देता है कि हमें एक फिस्कल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ परिवर्तित होना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हैज मेड अ बोल्ड मूव बाय विथड्रॉइंग पावर सब्सिडीज टू लार्ज इंडस्ट्रीज एमिंग टू सेव अराउंड 700 करोड़ एनुअली। हिमाचल प्रदेश ने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है जब उन्होंने जो पावर सब्सिडीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं उनको कम कर दिया, यानी कि उन पावर सब्सिडीज जो भी दी जा रही थी वो विड्रॉ कर ली, जिससे कि वो चाहते हैं, उनका उद्देश्य है कि 700 करोड़ सालाना वो बचाएं। अब अगर हिमाचल ने कदम उठाया, क्योंकि पिछले कुछ समय से रिपोर्ट्स आ रही है कि हिमाचल कई महीनों से अपने कर्मचारियों की सैलरीज तक नहीं दे पाया है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन इज प्रैग्मेटिक, जो स्टेट गवर्नमेंट का ये फैसला है प्रैग्मेटिक है, ये बड़ा ही सेंसिबल है, ये चीजों जो परेशानी है उसे सेंसिबली डील करने का एक तरीका है। तो अब डिसीजन क्या था? डिसीजन ये था, यानी कि एस स्टेटमेंट भी आर के बाद में आएगा और यहाँ पे भी डिसीजन बोला गया तो ये भी आर के बाद में आएगा और ये भी आर के बाद में आएगा, यानी कि आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आर स्टेटमेंट के बाद में फिर बोला गया कि कोई एक, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो फाइनेंशियल चैलेंजेस से जूझ रहा है, इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी था ये फैसला, और ये फैसला दर्शाता है कि अब उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ मूव करने की जरूरत है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। फिर आता है थर्ड पॉइंट, जिसमें बोला जाता है कि इससे कई सवाल भी खड़े उठते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो लोग इसका क्या रिप्लाई देंगे, राइट। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन हालांकि बहुत ही सेंसिबल डिसीजन है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द अरुणाचल स्पॉट्स इंक्लूडिंग वन इन द Yangtze area northeast of Tawang, where the two sides had clashed in December 2022, have been under Indian control for decades. Delhi knows very well that if you give Beijing an inch, it will end up taking a mile. जो अरुणाचल का स्पॉट है, केंद्र है, जिसमें कि यांगसी एरिया भी शामिल है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है तवांग के, जहां पे दोनों साइड्स ने पिछले दिसंबर में 2022 में भी यहाँ पे क्लैशेस हुए थे, दिसंबर 2022 में जहां पे क्लैशेस हुए थे,
हैव बीन अंडर इंडियन कंट्रोल फॉर डेकेड्स, ये हिंदुस्तान के कब्जे के अंदर है कई दशकों से। दिल्ली नोज मतलब हिंदुस्तान को पता है कि अगर हम बीजिंग को यानी कि चाइना को 1 इंच भी देते हैं तो वो 1 माइल तक ले जाएंगे। तो अब ये किस चीज की बात हो रही है, कुछ आइडिया मिला? हमें इतना तो समझ में आया कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो क्लैश है उसके बारे में बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे दी अरुणाचल बोला गया। दी अरुणाचल तब बोलेंगे जब अरुणाचल को आप पहले इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे एज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। एक और चीज जिससे हमें पता चलता है कि ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा वो क्या है, देखो यहां से लेके द अरुणाचल से लेके यहां तक फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, एक सेंटेंस है। इस पहले सेंटेंस में 2 साइड्स का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में हमें इस स्टेटमेंट में यहां तक के सेंटेंस में नहीं पता चल रहा कि 2 साइड्स कौन सी 2 साइड्स। उसके बाद में यहां पर आता है दिल्ली और बीजिंग, तो ये तो बाद की बात है ना। पहले यहाँ पे तो आपने 2 साइड्स मेंशन करी होंगी, इससे पहले तो मेंशन करी होंगी कौन सी 2 साइड्स। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट होते हैं। द अनरीजनेबल डिमांड स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट चाइनाज डबियस इंटेंशंस। अब डिमांड क्या है हमें पता नहीं, बोल रहे हैं जो ये गैर वाजिब अनरीजनेबल जो डिमांड है, मांग है, वो स्पीक्स वॉल्यूम्स यानी कि वो दर्शाती है, किसके बारे में दर्शाती है, चाइना की डबियस संदेह पूर्वक मंशा के बारे में दर्शाती है। द आयरनी यानी कि बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, देखो इन दोनों में बी है भी नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट। द आयरनी इज नॉट लॉस्ट ऑन एनीवन। अब नॉट लॉस्ट ऑन एनी, द आयरनी इज नॉट लॉस्ट ऑन एनीवन का मतलब होता है कि एक किसी भी एक कार्य की, किसी भी एक चीज की ऐसी आयरॉनिक, ऐसी स्थिति, हास्यप्रद स्थिति जो सबको पता है, सब जानते हैं इसके बारे में, सब समझते हैं, जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो सब समझते हैं। ठीक है, तो अब इस किस चीज की आयरनी की बात कर रहे हैं, Chinese negotiators have suggested to India that their troops be allowed to patrol in 2 sensitive areas along Arunachal Pradesh। बोल रहे हैं क्या है आयरनी कि चाइनीज नेगोशिएटर्स ने हिंदुस्तान को सुझाव दिया है कि उनकी सैन्य टुकड़ियां जो हैं उनको अरुणाचल प्रदेश के 2 सेंसिटिव इलाकों में पेट्रोलिंग करने दी जाए। Even as Chinese soldiers have denied Indian troops access to 4 patrolling points in eastern Ladakh over the past 4 years। और वो भी तब जब चाइनीज सोल्जर्स ने हिंदुस्तानी सैन्य टुकड़ियों को 4 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं ईस्टर्न लद्दाख में, वहां पे पिछले 4 साल से हमें पेट्रोलिंग करने नहीं दी है, तब भी वो हमें ये सुझाव दे रहे कि आप हमें 2 हिस्सों पे पेट्रोलिंग करने दो। तो ये आयरनी वाली बात है जो उसका सबको पता है, राइट। दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दोनों को ही पता है कि ये कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी बड़ी हास्यप्रद स्थिति है कि भाई आप हमें तो बोल रहे हो, हमें तो आप पेट्रोलिंग करने दे नहीं रहे और हमें बोल रहे हो कि हम आपको सजेस्ट करते कि आप हमें इन 2 इलाकों में पेट्रोलिंग करने दो, राइट। तो सी क्या होगा, सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स की बात की गई है। द आयरनी इज नॉट लॉस्ट ऑन चाइनीज नेगोशिएटर्स इंडिया। ठीक है, 2 साइड्स की बात की गई, इन्हीं 2 साइड्स के ऊपर आगे 2 साइड्स का जिक्र किया गया, इन्हीं डिमांड्स के लिए बोला गया कि चाइना के डबियस इंटेंशंस के बारे में बताता है, राइट। तो सी हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। सी फर्स्ट स्टेटमेंट केवल और केवल ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नो ट्रेड ऑफ और क्विड प्रो क्वो ऑफ एनी सॉर्ट शुड बी एक्सेप्टेबल टू इंडिया। ट्रेड ऑफ मतलब कोई भी जो सौदेबाजी होती है वो, ठीक है, या फिर क्विड प्रो क्वो यानी कि लेन देन, व्यवहार जो होता है, लेन देन जो होता है, वो किसी भी तरीके का कोई भी सौदेबाजी जो है हिंदुस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। तो ये किस सौदेबाजी की बात कर रहे हैं, जो सी स्टेटमेंट में सौदेबाजी हुई। ठीक है, तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद में बोला गया कि ये 2 पॉइंट्स जो बताए गए वो कौन से पॉइंट्स है, द स्पॉट्स अरुणाचल स्पॉट्स इंक्लूडिंग यांगसी जो कि त्वांग में है, जहां पे दोनों साइड्स में क्लैश हुआ था दिसंबर 2022 में। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। और दिल्ली को इतनी समझ है कि 1 इंच देना भी मतलब चाइना 1 माइल ले जाएगा। ठीक है, अब इसी के आगे बोला गया ना कि डिमांड अनरीजनेबल है, और इसी से पता चलता है कि चाइना की मंशा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे होता है कि 1 इंच भी दिया उनको तो वो 1 मील ले जाएंगे। दैट मीन्स उनकी इंटेंशन सही नहीं है।
ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फाइनल पॉइंट हमारा डी पॉइंट आता है, जिसमें हमें चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है कि कोई भी किसी भी तरीके की सौदेबाजी चाइना के साथ में हमें नहीं करनी चाहिए। सो ऑप्शन बी CABD इज करेक्ट। Hierarchy is a key in ensuring normal functioning of our increasingly dash society. Increasingly complex होती society की बात कर सकते हैं। Hierarchy क्या होता है? जो लेवल्स डिसाइड होते हैं, जैसे कि आप ऑफिसेस जाते हैं तो ऑफिसेस में पहले रिसेप्शनिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर टीम लीड होते हैं, फिर उसके बाद में मैनेजर होते हैं, राइट। इस तरीके से ये हायरार्की चल रही है, राइट। तो किसी भी समाज में हायरार्की उसके सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए जरूरी है, ठीक है। In the US, there is an enormous variety of industries, professional branches, specializations, as well as a great dash of other domains of human activity or interest. बोल रहे हैं यूएस में बहुत बड़ी वैरायटी है इंडस्ट्रीज की। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत विशाल वैरायटी है किस चीज की? इंडस्ट्रीज की। प्रोफेशनल ब्रांचेस की। प्रोफेशनल ब्रांचेस क्या हो गए? जैसे कोई इंजीनियरिंग में प्रोफेशनल है ना, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल ब्रांचेस हो गई। स्पेशलाइजेशन की, कोई पेट का डॉक्टर है, कोई सर का डॉक्टर है, कोई आंखों का डॉक्टर है, वो स्पेशलाइजेशन हो गई। एज वेल एज अ ग्रेट डैश ऑफ अदर डोमेन्स, और ग्रेट वेराइटी हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है किस चीज की? अदर डोमेन, और दूसरे हिस्सों की, दूसरे पहलुओं की, दूसरे एरियाज की, ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन इंटरेस्ट के दूसरे एरियाज की बहुत वेराइटी है। कहाँ पे? यूएस है। सो competence here is valued and opinion influencers have an important role to play. इसलिए यहाँ पे कॉम्पिटेंस यानी कि कार्य में प्रभावशालिता जो है वो वैल्यू की जाती है, उसकी यहाँ पे अहमियत है। कहाँ पे? यूएस में। और जो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स हैं, यानी कि लोगों के ओपिनियंस हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, उनको वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उनको महत्व भी दिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। इनफैक्ट लीडरशिप इवॉल्व्स एज अ नेसेसिटी ऑलमोस्ट इन any realm of human activity thinking dash where more people are involved. बोल रहे हैं हालांकि क्या होता है, लीडरशिप जो है वो इवॉल्व होती है, उत्पन्न होती है, विस्तृत होती है। कहाँ पे? एज अ नेसेसिटी, एक जरूरत के तौर पे। ऑलमोस्ट इन एनी रियल, किसी भी दौर में, किसी भी रियल मतलब किसी भी दायरे में, किसके? ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन थिंकिंग के किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में उत्पन्न हो सकती है। डैश वेयर मोर पीपल, जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। Thus, it isn't hard dash why even in academic institutions throughout the US and worldwide students are given leadership essay assignments. तो इसलिए ये समझना, it isn't hard to understand हो सकता है, hard to believe हो सकता है, हार्ड टू एक्नॉलेज हो सकता है। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि क्यों एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, चाहे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, चाहे वो यूएस में है चाहे दुनिया भर में है, वहां पे स्टूडेंट्स को लीडरशिप के ऊपर ऐसे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। Most students will take on leadership roles with various degrees of responsibility and impact in their lives. बोल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, अधिकतम स्टूडेंट्स होंगे जो लीडरशिप रोल्स अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग पहलू में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षण पे इस जिम्मेदारी को लेंगे, निभाएंगे, ठीक है, और इसका उनके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हेंस becoming dash with typical challenges, solutions or skills required is essential. इसलिए becoming acquaintance हो सकता है, जानकार होना, जो टिपिकल चैलेंजेस एक लीडर की जिंदगी में आते हैं, उसके टिपिकल जो आमतौर पे जो चैलेंजेस आते हैं, जो आमतौर पे उनके समाधान होते हैं, जो आमतौर पे उनके लिए स्किल चाहिए, इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। हायरार्की इज की इन इंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर इंक्रीजिंगली डैश सोसाइटी। इंक्रीजिंगली सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब बहुत ही व्यवस्थित ढंग से। तो हमारी सोसाइटी अगर व्यवस्थित होती तो हमें ज्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ती, राइट। फाइन, फाइन मतलब सब लोग बड़े अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा होता है तो पुलिस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने चोर उचक्के डाकू मिलिटेंट्स ये सब चीजें नहीं होती।
कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, तो हमारी सोसाइटी वाकई में बहुत ज्यादा जटिल है, उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए हायरार्की जरूरी है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। In the US, there is an enormous variety of industries, professional branches, specializations, as well as a great dash of other domains of human activity or interest. तो यहाँ पे variety की ही बात की जा रही है, diversity, diversity मतलब विभिन्नता, variety, worry मतलब चिंता, difficulty मतलब कठिनाई, uniformity मतलब समानता। तो समानता नहीं है ना, other domains में भी great variety होगी, diversity होगी, option A is correct. In fact, leadership evolves as a necessity almost in any realm of human thinking dash where more people are involved. First है tactfully, tactfully का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, easily आसानी से, only केवल, स्पेशली खास तौर पे, तो थिंकिंग खास तौर पे जहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Thus, it isn't hard dash why even in academic institutions throughout the US and worldwide students are given leadership essay assignments. It isn't hard फोकसिंग, फोकसिंग मतलब ध्यान केंद्रित करना, तो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने की तो बात नहीं कर रहे हैं। इट इजंट हार्ड एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग मतलब मानना, स्वीकार करना, रिजेक्टिंग मना करना किसी को, ठीक है, अस्वीकार करना। पॉलिशिंग, पॉलिशिंग मतलब सुधारना, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है कि ये मानना इतना मुश्किल नहीं होगा कि क्यों वहां पे लीडरशिप के ऊपर एसेस दिए जाते हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं। सो ऑप्शन बी एक्सेप्टिंग इज करेक्ट। Most students will take on leadership roles with various degrees of responsibility and impact in their lives, hence becoming dash with typical challenges, solutions or skills required is essential. Hence becoming unusual, unusual मतलब असामान्य, मतलब जो चीज आम नहीं है, सामान्य नहीं है। Strange, strange मतलब विचित्र, अजीब, अनइक्वल असमान, और फेमिलियर मतलब जानकारी रखना, तो यहाँ पे जानकारी रखने की बात करें ना, बिकमिंग फेमिलियर विद टिपिकल चैलेंजेस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, अनइंटेंडेड, गैर इरादतन। अनइंटेंडेड की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, गैर इरादतन जिसको बोलते हैं कि हाँ मेरा इरादा नहीं था, इट हैपेंड अनइंटेंडेडली, ठीक है, तो वो गैर इरादतन तरीके से हो गया, मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं था। टिमरस, टिमरस का मतलब होता है कुछ नर्वसनेस दिखाना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना, तो बोलते हैं टिमरस। अमेलगमेट, अमेलगमेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक संगठन, एक स्ट्रक्चर, एक सोसाइटी, एक समाज, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एकत्रित होना, उसको बोलते हैं अमेलगमेट। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब वाजिब, उचित, तो अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, APPROPRIATE, appropriate. Option D is correct. It's very cheap to display wealth by donning gaudy dresses. Donning का मतलब होता है पहनना, ठीक है, तो गॉडी का मतलब होता है चमकीले, तो बोल रहे हैं कि चमकीले तड़क भड़क वाले ड्रेसेस पहन के खुद को वेल्थी डिस्प्ले करना, ये बड़ा ही चीप लगता है, बड़ा ही घटिया लगता है, राइट। तो गॉडी का मतलब चमकीले तड़क भड़क वाले, तो एंटोनिम क्या हो गया, फर्स्ट है स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी, ठीक है। सोबर, सोबर मतलब साधारण से। ऑर्नेट, ऑर्नेट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चमकीले, चटक मटक वाले, ठीक है, यानी कि गॉडी, ये सिनोनिम हो गया। और चीप मतलब कि सस्ते, तो यहाँ पे चीप का मतलब होता है बेकार, घटिया क्वालिटी की या घटिया चीज, ठीक है, और यहाँ पे चीप मतलब है कोई सस्ती चीज, तो यहाँ पे गॉडी का हमें एंटोनिम चाहिए, क्या हो गया एंटोनिम, ऑप्शन बी सोबर। आर टुडे अ वर्किंग डे और अ हॉलीडे, टुडे क्या है, एक दिन है ना, वन डे, टुडे आज का दिन, आज एक दिन है, आज दो दिन तो कंबाइन नहीं हो सकते, राइट, तो टुडे के साथ में आर नहीं आएगा, इज टुडे अ वर्किंग डे और अ हॉलीडे। आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज हॉलीडे है या आज एक वर्किंग डे है, ठीक है, तो आर की बजाय क्या आएगा, इज आएगा, ऑप्शन सी में एरर है। The setting sun turned the dash ocean into a sea of gold. काम, काम मतलब बिल्कुल शांत, ठहरा हुआ, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो डूबता हुआ सूरज था उसने उस
ठहरे हुए समंदर को, शांत समंदर को एक गोल्ड के समंदर में तब्दील कर दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो सूरज का रिफ्लेक्शन समुद्र को ऐसा दिखा रहा था कि वो गोल्ड का हो। ठीक है, तो काम का हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। सिनोनिम फर्स्ट है प्लेसेड, प्लेसेड का मतलब होता है शांत। फर्टिव, फर्टिव का मतलब होता है चोरी छुपे। स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ। वॉलेटाइल मतलब अस्थिर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्लेसेड इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर काम। एंटोनिम बताना है डेस्पोडेंसी का। डेस्पोडेंसी का मतलब होता है निराशा। तो एंटोनिम क्या हो गया, फर्स्ट है चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस का मतलब होता है प्रसन्नता। तो निराशा का एंटोनिम क्या हो गया, प्रसन्नता ही हो गया। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, संतोष। डिजेक्शन मतलब उदासी। होपलेसनेस मतलब निराशा। तो ऑप्शन ए चीयरफुलनेस इज द करेक्ट आंसर। He hasn't dash any attention to miserable state. He hasn't paid any attention. आप ध्यान देते हैं ना, जब आपको ध्यान देने की बात की जाती है कि आप ध्यान दो यहाँ पे या पे, तो क्या बोलते हैं, पे अटेंशन टू द बोर्ड, यानी कि क्या कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। पेड, हैजंट पेड एनी अटेंशन, मेड बनाया नहीं है, हैड नहीं आएगा, गेव नहीं आएगा, पेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी बिक जाना। ठीक है, बिकम वेरी फेमस, इनकरेक्ट है। नॉट बॉदरिंग अबाउट मनी, इनकरेक्ट है। एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड, इनकरेक्ट है। सेलिंग आउट क्विकली, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हिज ग्रैंडफादर वॉज क्वाइट ग्रम्पी, ग्रम्पी का एंटोनिम बताना है। ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, तो एंटोनिम क्या होगा, खुश मिजाज, एकदम मित्रतापूर्ण। एमायबल, एमायबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण। टेनेबल मतलब टिकाऊ। पॉसिबल मतलब संभव। एडिबल मतलब जो खाने पीने की चीजों में हम डाल सकते हैं, राइट। एडिबल ऑयल होता है, एडिबल कलर्स होते हैं, तो वो क्या हो गया, खाने पीने की चीजों में डाल सकते हैं। तो ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा, एमायबल मतलब कि फ्रेंडली। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गोइंग टू स्लीप का हमें इडियम बता रहा है, क्या बोलते हैं, हिट द सैक। हमने पहले भी पढ़ा था, हिट द सैक मतलब गो टू स्लीप। कीप एन एयर टू द ग्राउंड यानी कि चौकन्ना रहना, सतर्क रहना। ठीक है। ब्रेक न्यू ग्राउंड, ब्रेक न्यू ग्राउंड का मतलब कुछ नया अनूठा करना। रन अराउंड इन सर्कल्स यानी कि आप हो तो बड़े प्रोग्रेसिव, बड़े ही तरक्की, मतलब आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो एक्टिविटी जो है आपको कहीं लेके नहीं जा रही, आप स्थिर हो। ठीक है, प्रगति नहीं कर रहे, तो यानी कि हिट द सैक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। They appointed him as the manager as he was due for an promotion. उन्होंने उसको मैनेजर अपॉइंट कर दिया क्योंकि he was due for an के साथ में प की साउंड तो वैलिड ही नहीं बचती, यानी कि प्रमोशन की साउंड है, फॉर अ प्रमोशन आएगा। ठीक है, फॉर अ प्रमोशन। फॉर इट्स ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग के साथ में इट्स थोड़ी आता है, हिज आ सकता था, फॉर हिज प्रमोशन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अ प्रमोशन आएगा। नेक्स्ट, अगले प्रमोशन के लिए, तो हमें नहीं पता कि अगला प्रमोशन है या पहला प्रमोशन है, कैसा प्रमोशन है, राइट। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अ प्रमोशन, उसका प्रमोशन होना था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही इज जस्ट जेलस दैट ही डिडंट गेट पिक्ड फॉर द जॉब। वो केवल मतलब वो जल रहा है कि उसको इस कार्य के लिए नहीं चुना गया। तो जेलस का हमें सिनोनिम बताना है। जेलस मतलब ईर्ष्या करना। ग्रीडी मतलब लालच करना। स्पाइट, एनवियस, एनवियस मतलब कि ईर्ष्या करना। स्पाइटफुल यानी कि द्वेष रखना, दुर्भावना रखना। और सस्पिशियस मतलब संदेह, संदेह पूर्वक या संदेहास्पद। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एनवियस इज द करेक्ट आंसर। द हम्बल प्यूपिल sat ऑन द फ्लोर विद रिस्पेक्ट। प्यूपिल कौन होते हैं, जो किसी के भक्त होते हैं, चेले होते हैं। ठीक है, तो हम्बल, हम्बल मतलब बड़े ही विनम्र जो प्यूपिल थे, चेले थे, वो जमीन पे बैठ गए इज्जत के साथ में। ठीक है, तो हम्बल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवादी या पूंजीपति। स्टर्डी, स्टर्डी मतलब मजबूत। और प्राउड मतलब घमंडी। तो हम्बल मतलब विनम्र और प्राउड मतलब घमंडी, तो एंटोनिम क्या हो गया, प्राउड। What is the time dash your watch in your watch? तो इनको सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप अपनी घड़ी के अनुसार टाइम बता रहे हैं तो टाइम बाय योर वॉच होता है, इन योर वॉच नहीं होता। ठीक है, सो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होंगी। मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके उतना अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपका आगे जो स्कोर है, स्कोर टैली में आपका नंबर कितना आ रहा है, वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको क्या प्रिपरेशन और करने की जरूरत है, या कहाँ पर आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।